नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में कोरोना अब डरावना होता जा रहा है। यहां जितनी संख्या में टेस्टिंग बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 5 दिन की रिपोर्ट देखी जाए तो राज्य में करीब 65% टेस्टिंग बढ़ी है, लेकिन केसों की संख्या में 800% का इजाफा हुआ है। राजस्थान में स्थिति ये हो चुकी है कि अब हर 10 मिनट में 13 मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। 31 दिसंबर तक पॉजिटिविटी रेट 0.60% थी, वो अब बढ़कर 3.33% पहुंच गई है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 दिसंबर को पूरे राजस्थान में करीब 34,000 लोगों को टेस्ट किया गया था, उनकी टेस्टिंग हुई थी। तब प्रदेश में कुल 208 पॉजिटिव मरीज मिले थे, लेकिन 5 जनवरी को जब कोरोना टेस्टिंग की गई तो उसकी संख्या बढ़कर 56,600 हो गई। तो वहीं संक्रमित केसों की संख्या बढ़कर अब 1,883 पहुंच गई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तेजी के साथ केस राजधानी जयपुर में सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो यहां पर कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो गया है। यहाँ 31 दिसंबर को संक्रमण की दर 2.17% थी, जो कि अब बढ़कर 9.29 पर पहुंच गई है। 31 दिसंबर को जयपुर में करीब 4,520 लोगों की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें से 98 की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी। तो वहीं 5 जनवरी तक टेस्टिंग 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 12,244 तक पहुंचा दी गई और इनमें से अब 1,138 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। 5 जनवरी को जोधपुर में संक्रमण की दर करीब 7% रही। इसे देखते हुए सरकार ने बुधवार देर रात को दोनों शहरों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। भले ही कोरोना की तीसरी लहर ने प्रदेश में दस्तक दे दी हो, लेकिन अब भी राज्य में 5 जिले ऐसे हैं जो कोरोना से बचे हुए हैं। इन जिलों में पिछले कुछ दिनों से एक भी केस नहीं मिला है। इनमें जैसलमेर, जालौर, राजसमंद, बूंदी और बारां जिला शामिल है। इन जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं मिला है। और अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। दिलावर ने एक वीडियो में बयान जारी करते हुए कहा है और कांग्रेस पर पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या कराने का षड्यंत्र कराने का आरोप लगा दिया है। साथ ही देश और प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए दिसंबर में हुई कांग्रेस की रैली को जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान भर को नुकसान पहुंचाने, कोरोना रोगी बनाने और कोरोना के मरवाने के षड्यंत्र किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। इसकी जांच करके इनको जेल में डाल देना चाहिए। मदन दिलावर ने ये बयान देते हुए कहा कि 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में किसान की सभा को संबोधित करने जाने वाले थे। जानबूझ करके पंजाब के मुख्यमंत्री, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी अगवानी पर नहीं आए और इससे साफ लगता है कि ये षड्यंत्र था। मुख्यमंत्री ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं की। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के काफिले में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी की खाली कार चलती रही ताकि बताया जा सके कि हमारी उपस्थिति थी। ये बहुत ही गंभीर मामला है। कांग्रेस से योजनाबद्ध तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री को निर्देश दिए गए कि तुम सुरक्षा मत देना। जो भाड़े के गुंडे हैं उनको षड्यंत्र में शामिल करना ताकि वो प्रधानमंत्री की हत्या कर सके। इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी। दिलावर ने आगे कहा है कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत राजस्थान को बर्बाद करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दिसंबर में कोरोना कांग्रेस की एक रैली की और देश भर से लोगों को बिना जांच के ही प्रदेश में बुलाया। रैली में उन प्रदेशों से लोगों को बुलाया गया जहां कोरोना के केस ज्यादा थे। रैली के बाद देश और प्रदेश में एकदम से कोरोना और ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ रहे हैं। और राजस्थान सचिवालय में कोरोना विस्फोट हो गया है। यहां पर 2 आईएएस समेत करीब 30 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित होने वाले आईएएस अधिकारियों में पीसी किशन और दिनेश कुमार शामिल हैं। डीआईपीआर डायरेक्टर पुरुषोत्तम शर्मा, एक डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेटर भी पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं कार्मिक विभाग से ज्वाइंट सेक्रेटरी जय नारायण मीणा, ओमिक्रॉन के लक्षण उनमें मिले हैं। निर्वाचन विभाग में आरएएच सुरेश कुमार भी कोविड संक्रमित हो गए। इसी के साथ ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के स्टाफ में भी कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। दरअसल कर्मचारियों की कोविड जांच लगातार पिछले 4 दिनों से जारी है। सचिवालय में कोरोना फैलने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और हाल ही में परिवहन आयुक्त आईएएस महेंद्र सोनी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनकी तबीयत में अब सुधार बताया जा रहा है।
सचिवालय की डिस्पेंसरी में पिछले 4 दिनों में से 70 से ज्यादा कर्मचारी के सैंपल लिए गए। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है, उनके लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स आना भी बाकी है और बड़ी संख्या में अफसर और कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार सचिवालय में बड़ी संख्या में कोरोना केस आने से कर्मचारी में डर का माहौल है। कई कर्मचारियों ने सीधे अपने लेवल पर बाहर जांच करवा ली है, साथ ही उसका रिकॉर्ड भी अभी सचिवालय के पास नहीं है। कई कर्मचारी छुट्टी पर चले गए हैं। सचिवालय में अब सुरक्षा अधिकारी कर्मचारियों से मास्क लगाने की लगातार अपील कर रहे हैं। जयपुर समेत प्रदेश भर में कोरोना केस बढ़ने पर सचिवालय में ही स्टेट लेवल कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। लाइब्रेरी बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में ये सेंटर बनाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्शन में ये कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें ये कंट्रोल रूम उन्हीं के डायरेक्शन में काम भी करेगा। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री और गृह विभाग को भेज दी जाएगी। DIG पुलिस CID CB अनिल कुमार टांग को जयपुर कंट्रोल रूम का कोऑर्डिनेटर इंचार्ज बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में IPS, RAS और RPS अफसरों को तैनात किया जाएगा। कंट्रोल रूम 24 घंटे 4 शिफ्ट में काम करेगा। ये सेंटर डिस्ट्रिक्ट वॉर रूम और दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा। साथ ही स्टेट लेवल वॉर रूम की डेली रिपोर्ट्स पर अपडेट लेगा। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन 181 की कोविड संबंधी शिकायतों का निपटारा कर सकेगा। और इस दौरान आपको बता दें अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम बंदोबस्त करने के लिए कोऑर्डिनेशन किए जाएंगे। कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद अब रेलवे भी अलर्ट हो गया है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर रेलवे ने कई पाबंदियां लगा दी हैं। यात्रा का कंफर्म टिकट होने के बावजूद अगर यात्री थोड़ा भी अस्वस्थ है तो ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया जाएगा। साथ ही यात्री सफर के दौरान अपनी सीट किसी भी दूसरे यात्री के साथ एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। साथ ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और टिकट की जांच अनिवार्य कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच भी की जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को फिर से कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करना होगा। यात्रियों के साथ साथ रेलवे ने भी कर्मचारियों को कोरोना गाइडलाइन से जुड़ी तमाम निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत रेल कर्मियों को सभी यात्रियों को मास्क अवश्य रूप से लगाने के प्रति जागरूक करने की सलाह दी गई। रेलगाड़ी हो या रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना मास्क पाए जाने वाले रेलवे जो यात्री हैं उन पर 100 से लेकर 500 रुपए तक रेलवे जुर्माना लगाएगा। इस दौरान उल्लेखनीय यह है कि दिसंबर महीने में ट्रेनों में बिना मास्क के यात्रा करते पाए जाने पर करीब 1000 यात्रियों पर जुर्माना वसूल लिया गया था। रेल यात्रा के दौरान सभी यात्रियों और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अब अनिवार्य होगा। मंडल रेल प्रबंधक की सलाह पर आपको बता दें कि गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद ही रेल यात्रियों को वहां की राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य तौर पर होगा। वहीं जहां पर संभव हो यात्री कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट लेकर ही सफर करें और उनकी जांच रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेन से उतरने के समय और गेट से बाहर निकलते समय भी यात्रियों को पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। और चित्तौड़गढ़ में लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में बुधवार को 100 केस मिले और जिले में सुबह की लिस्ट में 2, शाम को 52 और देर रात को 41, रावतभाटा में 5 पॉजिटिव संक्रमित मिले हैं। इस दौरान संक्रमितों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने तेजी के साथ रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब परेशान है। बुधवार को शाम को आई लिस्ट में करीब 52 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं देर रात को लिस्ट में 41 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में एक डॉक्टर और एक डॉक्टर के परिवार में संक्रमण मिला है। संघ डॉक्टर आपको बता दें कि डॉक्टर की पत्नी 7 और 3 साल की पॉजिटिव है और इसी के साथ ही प्रशासन ने तेजी के साथ रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी है। इस लिस्ट में भी 5 से 6 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ अलर्ट कर दिया गया है और बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना झेलनी पड़े।
और राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद फिलहाल जयपुर, जोधपुर को छोड़कर अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में स्कूल बंद नहीं होंगे। जयपुर और जोधपुर में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद किए गए हैं। दूसरे जिलों में स्थिति कंट्रोल में है और वहां पर ऑफलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। लेकिन अगर किसी भी जिले में स्थिति बिगड़ती है तो वहां कलेक्टर के आदेश पर स्कूलों को बंद किया जा सकेगा। कक्षा 9वीं और 12वीं और कॉलेज में पढ़ाई चलती रहेगी। राजस्थान में फिलहाल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से स्कूल चालू रहेंगे। अभिभावक अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जयपुर में कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, इसीलिए यहां पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। लेकिन राजस्थान में अब तक संक्रमण कंट्रोल में है, इसीलिए फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शंस स्कूलों में पढ़ाई के लिए जारी रहेंगे। सरकार फिर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और ऐसे में अगर कोरोना का खतरा बढ़ता है तो प्रदेश भर में ये खतरा बढ़ेगा। अगर तो शिक्षा विभाग, गृह विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट की राय के आधार पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, अधिकारियों का कहना है कि हमने अभिभावकों से कहा है कि अपने बच्चों को स्कूल में मास्क लगवाकर ही भेजें। तो वहीं स्कूल में कोई भी बच्चा कोरोना संक्रमित मिलता है तो 14 दिन के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल प्रार्थना सभा और खेलकूद जैसे आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही क्लासरूम में भी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बैठेंगे ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। कोरोना काल में आई दिक्कतों और लंबे समय से बकाया के कारण जो किसान हैं वो कटे हुए हैं और कटे हुए बिजली कनेक्शन की वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिजली कनेक्शन एक बार फिर से अब जोड़ने के लिए गहलोत सरकार ने छूट देने का फैसला किया है। कटे हुए कृषि कनेक्शन को जोड़ने के लिए किसानों के लिए पुरानी पेनल्टी और ब्याज में छूट दी गई है। अब किसान फुल बकाया का केवल 10% पैसा जमा करवाकर कृषि बिजली कनेक्शन फिर से जुड़वा सकेंगे। अब तक कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन जुड़वाने के लिए पहले 50% पैसा आवेदन के समय ही जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अब किसानों के लिए प्रावधान बदल दिया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि किसानों के कटे हुए बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ने के लिए पुराने प्रावधान बदले गए हैं। अब 10% बकाया पैसा जमा करवाते ही कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। बकाया पैसा 6 किश्तों में जमा करवाने की छूट दी जाएगी और किसानों को प्रदेश में 90 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी रेट पर बिजली दी जाती है। इस दौरान गहलोत सरकार ने 5 साल तक किसानों की बिजली को उनकी जो दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा है वो भी कर दी है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि किसानों की बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही सीएम ने आते ही इसकी घोषणा की थी, जिस पर सरकार कायम है। किसानों को हर महीने 1000 रुपए का अनुदान अलग से दिया जा रहा है। इससे कई किसानों का बिजली बिल तो 0 पर आ गया है। भाटी ने यह भी बताया है कि बकाया बिजली बिल वाले किसानों को 6 किश्तों में पैसा जमा करवाने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही ज्यादा बकाया वाले किसानों को ब्याज और पेनल्टी में पूरी तरह से छूट दी गई है। और जैसलमेर में हेड कांस्टेबल ने एक युवक को उल्टा लटकाकर बेल्ट से बेरहमी से पीटा। दोनों को आपको बता दें कि अन्य 2 अब युवक भी हैं और युवक को पीट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। सामने आए इस वीडियो में पुलिस की वर्दी पहने नजर आ रहा एक व्यक्ति सांगाड़ थाने का हेड कांस्टेबल आसूराम है। बता दें कि एसपी डॉक्टर अजय सिंह को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने एसएचओ सांगड़ को वीडियो भेजकर पुष्टि कराई है। इसके बाद आसूराम को लाइन हाजिर किया गया और उसके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई जा रही है। वीडियो में नजर आ रहे अन्य लोगों की पहचान भी करने का प्रयास किया जा रहा है। सांगड़ थाना एसएचओ सुमेर सिंह ने बताया है कि वीडियो में नजर आ रहा युवक पाली थाने का एनडीपीएस मामले का अपराधी रवतार राम है। हेड कांस्टेबल आसूराम को 1 जनवरी को सूचना मिली थी कि कुछ युवक मुंबई से एक गाड़ी किराए पर लेकर आए हैं और वो गाड़ी में लगा जीपीएस हटाकर उसको चुरा कर भाग रहे हैं। सुमेर सिंह ने आसूराम को बताया है कि नाकाबंदी तोड़कर ये आरोपी भाग रहे थे, जिन्हें लखमणा गांव के पास से पकड़ लिया गया। सभी को थाने लाया गया और उसके साथ 2 साथी और भी थे। 2 जनवरी को आपको बता दें पुलिस को ये सौंप दिया गया। वीडियो में अन्य लोगों की जानकारी मांगने पर उन्होंने बताया है कि इससे इनकार कर दिया गया। हेड कांस्टेबल ने रफ्ताराम को बेल्ट से पीटने की बात नहीं बताई। बताया यह भी जा रहा है कि उस समय बाकी 2 आरोपी गाड़ी में बैठे हुए थे, वहीं हेड कांस्टेबल ने उसे गाड़ी से उतारकर जमकर पीटा।
और राजस्थान में नए साल के साथ ही लगातार सोने चांदी की कीमतों में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच रहे सोने चांदी की कीमत एक बार फिर से उनमें गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद अब जयपुर में सोना 24 कैरेट 10 ग्राम 250 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम की कीमत 750 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद बाजारों में एक बार फिर से ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी किए गए भाव के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर अब 49,200 रुपए पर पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 46,900 रुपए पहुंच गई है। जबकि सोने की अगर बात की जाए तो सोना 18 कैरेट करीब 38,800 रुपए प्रति 10 ग्राम का है और 14 कैरेट 30,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी रिफाइन की कीमत घटकर 62,750 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। जयपुर के सराफा व्यापारी पंकज सोनी ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे इस बदलाव की वजह से सोने चांदी की कीमत में बदलाव हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में फिर से एक बार सोने चांदी की कीमत बढ़ने की संभावना है। पंकज ने यह भी बताया कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें सोने चांदी के आभूषण की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में डिमांड बढ़ने के साथ ही कीमत बढ़ने की भी संभावना है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान में पिछले 5 दिनों में कई शहरों में बारिश देखने को मिली है, लेकिन दिसंबर के आखिर से लेकर अब तक राज्य में कुल 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो चुके हैं। इन्हीं के कारण अब अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है और अब तीसरा बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुक्रवार को होगा, इसकी जानकारी दी गई है और इसी का असर है कि 9 जनवरी तक इसका असर रहेगा। सूरज 10 जनवरी से अपने तेवर में नजर आ सकता है। इससे पहले बादलों की आवाजाही ठिठुरन का एहसास बढ़ाती रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 4 और 5 जनवरी को बारिश हुई थी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, पिलानी, सीकर और बाड़मेर में भी बारिश देखी मिली। इस दौरान आपको बता दें कि जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ये सब हुआ था, दरअसल वो गुरुवार को खत्म हो जाएगा। कुछ जिलों में गुरुवार को सामान्य बारिश हो सकती है। इसके बाद शुक्रवार से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खड़ा होगा, जो रविवार तक जारी रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को इसका असर प्रदेश भर में नजर आएगा। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट भी आ सकती है। खासतौर पर दिन का तापमान सभी जगह गिरा है। एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की वजह से अब देश में दिन में भी तापमान जो है उसमें गिरावट आएगी, जबकि 10 जनवरी से बादल छटते ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकेगी।